हेलो बच्चों बड़ी। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दर्पण सूत्र, वो भी उत्तल दर्पण में। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सिद्ध करना। तो आज इस वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण से बना ये प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब हमने बनाया है दर्पण से, जिसमें हमने वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखा है। ठीक। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र C है। ठीक। अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु AB, ये जो वस्तु है AB का काल्पनिक प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। देखो, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनना है इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और AB का काल्पनिक प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। ये हमारा प्रतिबिंब है। अब हम इसमें सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र को। तो देखिए, इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। पहले हम देखते हैं कौन कौन त्रिभुज का हमें काम है। ये आपको एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है A B और ये C। एक बड़ा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज देखो A डैश B डैश C। हमें इस दोनों त्रिभुज में भी चलना है। कौन से? A B C और A डैश B डैश C। ठीक है। तो मैं लिखेंगे त्रिभुज, और बाकी चीज तो आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ये प्रतिबिंब है तो ध्रुव से इसकी दूरी क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। इस दूरी को क्या कहेंगे? अब ये प्रतिबिंब बना है तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, ये हो जाएगा -v। ठीक। यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? आपको हम यहां पे सारा हम लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, इसमें AP की हमारे पास वस्तु की दूरी है, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं ओर है तो इसको -u लिखा। और A डैश P क्या है? ये क्या है? आपके प्रतिबिंब की दूरी है जो ध्रुव के दाहिने तरफ है तो इसलिए प्लस में है। उसी तरह से PF क्या है? फोकस दूरी है, क्योंकि ये दाहिने तरफ है तो ये भी फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। और PC क्या? वक्ता त्रिज्या है तो ये +r हो जाएगा। मतलब कि ये सभी दूरियां दाहिनी तरफ है तो ध्रुव से दाहिनी तरफ प्लस होता है तो वक्ता त्रिज्या जाएगा r, और r बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 2f होता है। ठीक। तो ये है। अब चलते हैं दो त्रिभुज जिसमें हमने आपको बताया कि एक बड़ा त्रिभुज A B C इसमें चलना है, दूसरा A डैश B डैश C। इस दोनों त्रिभुज में तो हम लिखेंगे त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। ठीक। तो अब देखो, इस त्रिभुज A B C और A डैश B डैश C में आपको देखो, हम आपको एक पेपर में दिखा देते हैं। देखिए, ये आपको बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा है हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक। और ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये है A B C और ये A डैश B डैश और ये C है। आपको ये देखा, ये C एंगल जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी है। ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज में, तो इसलिए क्या हो, ये ओवेनिस्ट हो गया। उसी तरह से यहां देखो, ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री है। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज में हम पहले बोलेंगे एंगल A और A डैश क्या होगा? बराबर होगा एंगल A बराबर एंगल A डैश क्यू। तो ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक। उसी तरह से ये एंगल C इस त्रिभुज में भी है और एंगल बड़े वाले में भी है ये C। तो ये क्या हो जाएगा? ओवेनिस्ट। तो बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल C। क्यों भाई? तो ओवेनिस्ट कोण। ठीक। ओवेनिस्ट कोण है। ये क्या है? एंगल C और एंगल C दोनों क्या है? ओवेनिस्ट है। ठीक है। दोनों त्रिभुज में था। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब दो कोण बराबर हो गया तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। तो यह चीज लिखेंगे, इसमें हम यह चीज लिख देंगे त्रिभुज, इसीलिए क्या लिख देंगे? त्रिभुज A B C समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश C के। किससे? A समरूपता से। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो ये लाइन हम यहां लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये लिख दिया हमने कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आप ये चाहो तो इस लाइन को नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि पता है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक।
तो अब हम इस त्रिभुज का अगर लंब लेंगे तो हम इसका क्या लेंगे, लंब, और इसका आधार लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे, आधार लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे अब, तो हो जाएगा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए डैश सी। देखिए ये हमारा बराबर त्रिभुज है, तो इसका लंब लिया तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश और आधार लिया ए सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए डैश सी। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। समीकरण ये हो गया 1। ठीक, अब हम दूसरे पेज में आपको हम दूसरे समीकरण को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब दूसरा त्रिभुज देखो, दो और त्रिभुज, आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ए बी पी एक त्रिभुज, और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये दोनों। तो हम चलते हैं अब इस त्रिभुज में। अब तो लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि देखो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, तो एंगल इसको मान लो अगर ये 1 मानते हैं तो एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या बराबर होगा परावर्तन के नियम से, और देखो और इस कोण को मान लेते हैं एंगल 3। ठीक है, ये एंगल 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो चलो अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 है यहाँ पे, ये दोनों। तो हम यहाँ यही सेम लाइन लिखेंगे कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए डैश क्यों भाई, 90 डिग्री। अब देखिए परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, अब देखो अब ये एंगल 2 और एंगल 3 को देखो। अब देखो ये देखो, अब आप इस लाइन को देखो, ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो, ये लाइन और इस लाइन को देखो। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, या इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा सम्मुख कोण। तो लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3 किससे होगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक, जैसे को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर, मतलब हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 बराबर है। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एंगल 1 किसके बराबर, 2 के, और एंगल 2 किसके बराबर, 3 के। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 3 के। तो ये एंगल बराबर, मतलब ये कोण भी बराबर हो गया। तो देखो एक कोण ये और ये कोण बराबर, और ये दोनों भी कोण हम बराबर कर दिए दोनों त्रिभुज का। दो कोण बराबर कर दिए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया ना। ठीक है, तो अब लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। किससे, तो ए समरूपता से। ठीक, अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब इसका लंब लेंगे तो इसका लंब और इसका आधार लेंगे तो इसका आधार। ठीक, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और क्या हो जाएगा, अब इसका आधार लेंगे तो ए पी बट्टे ए डैश पी, ए पी बट्टे ए डैश पी। ठीक है, इसको समीकरण हम 2 बोले। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। ये रहा समीकरण 1 हमारा,
ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर है ए सी बट्टे ए डैश सी। और समीकरण 2 देखिए हमारा, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए पी बट्टे ए डैश पी। तो दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे हम, ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बट्टे ए डैश पी होगा। समीकरण 1 और 2 को देखिए, आप आपके सामने ये समीकरण 2 रहा और ये समीकरण 1 रहा। बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या पता है, किसका किसका मान हमको पता है। तो अब देखो ध्यान से, यहां देखिए, आप इसको देखो। अब आपके पास एपी पता है, चलो एपी पता है, ए डैश पी पता है, आपको ए सी नहीं पता है और ए डैश सी नहीं पता है। तो हम फिगर में देखते हैं कि ए सी क्या है। तो ये देखो ए सी ये है, ये पूरी दूरी है, ये पूरा दूरी है। ठीक, तो देखो अब ये ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस पी सी लिख सकते हो। देखो ए पी प्लस पी सी, और ए पी क्या होता है, वस्तु की दूरी, और पी सी क्या होता है, वक्र त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एपी हो गया हमारे पास वस्तु की दूरी, और पीसी क्या हो गया, वक्र त्रिज्या। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एसी को लिख सकते हैं, इस एसी को लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। तो लिख लेंगे एपी प्लस पीसी। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, अब ए डैश सी देखो, ये रहा ए डैश सी। अब देख लो, ये रहा ए डैश सी। अब हमको ए डैश सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस पीसी का वैल्यू हमको पता है, आर बोलते हैं इस पीसी की। ये देखो इस पूरी दूरी का नाम है पीसी, और यहां ए डैश। तो ये पूरा दूरी में से अगर इस दूरी को हम घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगा हमको। ठीक, तो पीसी में से अगर हम ए डैश पी घटा दें तो ए डैश सी निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को हम लिखेंगे पी सी माइनस ए डैश पी। और ये तो हमको ए पी का वैल्यू पता ही है, और ए डैश पी का वैल्यू भी हमें पता है। ठीक, पता हमें, यहां रख दिया हमने। एपी एसी को लिख दिया एपी प्लस पीसी, और ए डैश सी को क्या लिख दिया, पीसी माइनस ए डैश पी, और ये से वैल्यू पता है। तो चलो हम सबका वैल्यू रखते हैं। चलिए, एपी की वैल्यू क्या है, माइनस यू। तो चिन्ह पर पार्टी के साथ एकदम साइन के साथ रखना है, तो माइनस यू प्लस पीसी का वैल्यू क्या है, देख लो पीसी क्या है, आर, और आर की जगह 2f रखेंगे, प्लस में रखना है तो 2f बट्टे पीसी, यहां 2f हो जाएगा, माइनस ए डैश पी क्या है, ए डैश पी है प्लस वी, तो प्लस वी रखा है, बराबर ए पी क्या है, माइनस यू। तो देखो आप यहां माइनस यू, और ए डैश पी क्या रखाएगा, प्लस वी। ठीक है, रख दिया हमने सबका। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, ऊपर नीचे को। ठीक, इसको इससे और इसको इससे, तो हम लिख देते हैं यहां पे। तो v से मल्टीप्लाई करना आपको माइनस यू प्लस 2f को, और माइनस यू से मल्टीप्लाई करना आपको 2f माइनस वी को। ठीक, अब कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा यू वी, और हो जाएगा प्लस 2vf। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2uf। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा uv। कोई दिक्कत नहीं ना, गुणा कर दिया इसको। अब देखो, अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास क्या है यहाँ पे 2uf और ये देखिए अब हमारे पास माइनस प्लस कर दिए uv, ये प्लस प्लस हो गया टू वी एफ, माइनस प्लस माइनस 2uf हो गया और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया uv। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों है 2vf और माइनस 2uf इसको एक जगह रख लेंगे, इस दोनों को एक जगह रख लेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? चलिए तो रखो आप, तो आ जाएगा 2vf और इस माइनस को इधर लेके आओ तो प्लस 2uf और यहाँ पे हमारे पास uv था ही पहले से और ये माइनस uv इधर क्या हो जाएगा प्लस uv। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा vf प्लस uf। ठीक है, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2uv। एक आम 2 आम जुड़ के हो गया, तब तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा vf प्लस uf बराबर कितना होगा uv। अब हम क्या करेंगे, सेम दोनों तरफ क्या कर देंगे, uvf से भाग देने पे हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो uvf से भाग दो तो vf हो जाएगा uvf प्लस uf, इसको भी भाग देंगे uvf से और बराबर हो जाएगा uv बट्टे में क्या हो जाएगा uvf से। ठीक है, देखो v से v कैंसिल आउट, f से f कैंसिल आउट, यहाँ भी u से u कैंसिल आउट, f से f कैंसिल आउट, v, तो क्या बच गया यहाँ पे 1/u, क्या बच गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमें क्या क्या करना था, हमें ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो एक बार आप ध्यान से देख लेना इसे, एक एक लाइन, मुश्किल नहीं है। आपने अगर अवतल दर्पण अगर अच्छे से किया है तो आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत हो, कहीं डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।